start. I welcome you all to this powerful e-learning session. The title of today's webinar is Recruiting and Selling with Stories. If you know the power of stories, you will agree because it is said, कहा जाता है कि facts tell and stories sell. जी हाँ, facts और figures जब हम देते हैं तो वो बहुत दिनों तक याद नहीं रहते, उसका उतना इफेक्ट नहीं आता है। और जबकि स्टोरीज के माध्यम से, स्टोरीज के मीडियम से अगर हम सेल करते हैं या रिक्रूटिंग करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसका टाइटल है रिक्रूटिंग एंड सेलिंग विद स्टोरीज। आर यू एक्साइटेड? आई होप यू आर। आपने कभी सोचा है कि आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दुनिया की सबसे बढ़िया बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्लान, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, सब कुछ बेहतरीन है, बेस्ट क्वालिटी है। उसके बावजूद आप सेल नहीं कर पाते हैं या कम सेल कर पाते हैं और लोग, आपके प्रॉस्पेक्ट्स आपकी टीम को ज्वाइन नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा इसका कारण क्या है? दोस्त, इसका कारण सिंपल है, आप उनको बोरिंग, जी हाँ बोरिंग फैक्ट्स और फिगर्स दे रहे हैं जो उनको स्टिक नहीं करती हैं, उनको याद नहीं करती है, भूल जाते हैं वो लोग। फैक्ट्स और फिगर्स भूलने की एक इंसानी फितरत होती है, तो जितना हम फैक्ट्स और फिगर्स देंगे लोग भूलते जाएंगे और हमारा काम मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस वेबिनार में आपकी इस समस्या का मैं हमेशा हमेशा के लिए समाधान करने वाला हूं, क्योंकि जब आप आज जो सीख रहे हैं उसको यूज करेंगे अपने बिजनेस में तो आपकी रिक्रूटिंग और आपकी सेल्स दोनों में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। और जितना प्रॉपर तरीके से आप इस सिस्टम को यूज कर पाएंगे उतना ज्यादा तरीके से, उतना बेहतर तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करेगा और फास्ट ग्रो करेगा। ठीक है? आप क्या करते हैं जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने होते हैं तो आप अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं, प्लान के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, और यही आपका सबसे बड़ा गुनाह है। जी हाँ, योर सिन नंबर 1, दिस इज द बिगेस्ट सिन यू आर कमिटिंग। इससे बड़ा पाप आप नहीं कर सकते। आप मुझे ताज्जुब से देख रहे होंगे कि भैया ये पाप कैसे हो गया। हम बात कर रहे हैं अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान है, अच्छी कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, और हम उसी के बारे में बता रहे हैं और आप कह रहे हो कि यार ये बहुत बड़ा पाप है। जी हाँ जी, ये बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़िया है या आपका प्रोडक्ट बढ़िया है या आपकी कंपनी बढ़िया है। ओके, आप अपने प्रोडक्ट के पीछे जो साइंस है उसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कंपैरिजन देते हैं, हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा क्यों है, हमारी कंपनी दूसरों से अच्छी क्यों है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसकी खासियत है, वो सब आप बात करते रहते हैं और बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या आप उसको बताते हैं प्रोस्पेक्ट को। बट होता क्या है, जब आप ये सब बात करते हैं ना दोस्त, तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो डर जाता है, ही गेट्स स्केयर्ड और अनश्योर हो जाता है। क्यों हो जाता है अनश्योर? क्योंकि उसके अंदर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि ये जो सामने मेरे बैठा है, जो मुझे इतनी सारी खूबियां बता रहा है अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपने प्लान की, ये सेल्समैन है और ये मुझे कुछ बेचना चाहता है। जैसे ही उसको ये दिमाग में घंटी बजती है, वो आपको छोड़ के भागना चाहता है या भाग जाता है। अगर फिजिकली नहीं भी भागता तो मेंटली वो एब्सेंट हो जाता है वहां से, वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, और जब वो सुनेगा नहीं तो उसके ऊपर आपकी बात का कोई असर होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आप करना क्या है, जब आप उसको डिटेल दे रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की, कंपनी की, प्लान की, तो समझ जाते हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट्स कि आप उनको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक सिस्टम है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हर कोई व्यक्ति, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, बट कोई उसको बेचने की कोशिश करे इस बात से वो नफरत करता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, कि वो खरीदना तो चाहता है
पर वो ये नहीं चाहता कि कोई उसे प्रोडक्ट बेचे। और यहीं पे आप ये गलती कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल्स दे करके उसका अलार्म, उसके दिमाग की घंटी बजा रहे हैं। वो समझता है कि भैया आप उसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपसे कनेक्ट नहीं रहता वो। ओके, जब आप बताते हैं मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, मेरी कंपनी बढ़िया है, तो आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं आप अपनी जगह ठीक है। बट प्रोस्पेक्ट के एंगल से अगर आप देखें तो प्रोस्पेक्ट इन सब चीजों को नहीं जानता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ना आपकी कंपनी के बारे में जानता है, ना आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता है, ना आपके प्लान के बारे में जानता है। और मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स और दूसरी कंपनीज के भी प्रोडक्ट्स कुछ नए जब आते हैं तो प्रोस्पेक्ट के लिए एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों का जो दिमाग है उसको ऊपर वाले ने कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि जो नई चीज या अननोन चीज, ऐसी चीज जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बारे में जब कोई बात करता है तो हम कॉशियस हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम उस चीज से दूर जाना चाहते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट स्केर्ड हो जाएगा, डर जाएगा और वो आपसे दूर होना चाहेगा, भाग जाना चाहेगा। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे का रिजल्ट ये आया कि जब आप फैक्ट्स बताते हैं तो क्या होता है और जब आप स्टोरीज बताते हैं तो क्या होता है कि 63% प्रेजेंटेशन अटेंडीज में, जो लोग प्रेजेंटेशन को अटेंड करते हैं उसमें से 63% लोग स्टोरीज को याद रखते हैं, 63%। और सिर्फ 5% लोग ही फैक्ट्स और फिगर्स को याद रख पाते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स आप दे रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो लोगों को याद नहीं रहती। आपकी कंपनी की कितनी टर्नओवर है, आपकी कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं, आपकी कंपनी कितने कंट्रीज में ऑपरेट करती है, कितना प्रॉफिट है, कितने टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सब चीजें जो है वो बॉदर नहीं करता है वो। क्यों? क्योंकि उसके लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जब आप स्टोरीज सुनाते हैं तो स्टोरीज का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है और आपका प्रोस्पेक्ट उसको याद रख पाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग बनाया इसी तरह से गया है। ओके, तो 5% लोग सिर्फ फिगर्स और फैक्ट्स को याद रख पाते हैं, जबकि 63% लोग स्टोरीज को याद रख पाते हैं। तो आप समझ रहे हैं डिफरेंस कि अब आगे से क्या करना है आपको और क्यों करना है। ये साइंटिफिक फाइंडिंग है। तो आप लोगों में से जो मुझे नहीं जानते हो उनको मैं बता दूं, दोस्तों मैं हूं सीए बीएम अग्रवाल, ऑथर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप अपने आप से ही जवाब दीजिए कि आपने अपनी कंपनी क्यों ज्वाइन की? आपने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों ज्वाइन की? इसका आंसर अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपने अपनी कंपनी क्यों ज्वाइन की। कोई तो कारण होगा ना। तो चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए कि आपने अपनी कंपनी क्यों ज्वाइन की। लिखिए फास्ट। ओके, इस क्वेश्चन के आंसर में आप बोलेंगे कि मेरी कंपनी का जो साइंस है ना, जो सिस्टम है, जो फॉर्मूला है, वो दुनिया में सबसे अलग है, बहुत बढ़िया है। हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं, या हमारी कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, या हमारा प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है। ये सब बातें आप बोलेंगे। किसी का कोई रीजन है, किसी का कोई रीजन है, या कईयों के 2 3 4 रीजन होंगे इसमें से। पर मेरे दोस्त, आप जब ये कहते हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी प्रूव करता हूं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपने ये कंपनी जो ज्वाइन की वो प्रोडक्ट की वजह से या प्लान की वजह से या कंपनी की रेपुटेशन की वजह से नहीं ज्वाइन की। आपने ज्वाइन इसलिए की क्योंकि आपको कोई ऐसा रीजन मिला, कोई ऐसी स्टोरी मिली, कोई ऐसा कंपेलिंग इमोशन आपका था, जिस इमोशन की वजह से आपको लगा हाँ यही कंपनी मुझे करनी है, यही प्रोडक्ट मुझे बेचना है। तो वो इमोशन क्या था? जरा उस वक्त को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए, अपनी मेमोरी लेन में जाइए, पिछली चीजों को याद करने की कोशिश करिए कि आपने जब इस कंपनी को जिसमें आप हैं इसको ज्वाइन किया था, उस टाइम आपने क्या रीजन की वजह से ज्वाइन किया था। अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट की वजह से या कंपनी या प्लान की वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया था,
आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी थी, आपके अपलाइन ने या जिसने भी आपको प्रोस्पेक्टिंग किया, आपको कोई ऐसी स्टोरी सुनाई जो आपके दिमाग में छाप छोड़ गई और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही कंपनी करनी है। तो आपने जब प्रोडक्ट की वजह से या कंपनी की रेपुटेशन की वजह से या प्लान की वजह से ज्वाइन नहीं किया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में सुन के ज्वाइन कर लेगा? नो। आप भी इमोशनली पहले अपने आप को अटैच कर पाए कंपनी से, अपनी अपॉर्चुनिटी से, तो आपने ज्वाइन किया। और वही काम आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करना है, उसको इमोशनली अटैच करना है। आप जैसे इमोशनली सोल्ड हो गए थे, पहले ही इमोशनली अटैच हो गए थे, उसी तरह से आपने अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ, अपने कंपनी के साथ इमोशनली अटैच करना है। ठीक है? लोग जब कोई चीज परचेज कर लेते हैं या ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उसके पीछे की साइंस, दूसरे रीजंस वो ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट में क्या खास बात है, क्या अच्छी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी क्वालिटीज हैं। वो किस लिए ढूंढते हैं? क्योंकि वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया वो कितना सही है या कितना गलत है। उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग रीजन ढूंढते हैं। ओके? अब जब आप फिगर्स देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, आप लॉजिकली बात कर रहे हैं, मगर यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि आप सबसे लॉजिक तो यूज कर रहे हैं, मगर जिस वजह से आप कन्विंस हुए थे, ओके, लॉजिक से कन्विंस नहीं हुए थे, आप इमोशन से कन्विंस हुए थे। वो इमोशन आप यूज करना भूल जाते थे। ओके? तो अब क्या करना है आपको? लोग लॉजिक के बेस पे चीजें नहीं खरीदते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी आदमी कुछ परचेज करता है तो वो लॉजिक के बेस पे परचेज नहीं करता है। मैक्सिमम सेल या मैक्सिमम परचेज जो होती है वो इमोशनल होती है। आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने खरीद ली, खरीदने के बाद आपको पता लगता है कि आपका डिसीजन ठीक था या गलत था। और अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है तो आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मेरा डिसीजन ठीक था, ये तो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके? तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, और इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में खास तौर से, तो आपको क्या करना है? लॉजिक को यूज नहीं करना है। अगर आप लॉजिक को और दूसरे सेल्स टूल को यूज करते रहेंगे, आपको कामयाबी बहुत कम मिलेगी। उसकी बजाय करना क्या है आपको? जब आप स्टोरीज को यूज करते हैं, स्टोरीज की माध्यम से इमोशनली लोगों को अटैच कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी कंपनी के साथ, वो आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली बेटर मिलेंगे। रीजन? क्योंकि आप कन्विंस करते रहेंगे वो कन्विंस नहीं होगा, बट आपकी स्टोरी से वो इतना इफेक्ट हो जाएगा कि वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, और जब कनेक्ट कर पाएगा तो आपको ज्वाइन करेगा, आपकी टीम को। यहां पर आपको करना क्या है कि जो एहसास, जो फीलिंग्स, जो इमोशन इस कंपनी को या इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपके मन में आए थे, जी हां, जो इमोशंस, जो एहसास, जो फीलिंग्स आपके मन में आए थे इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, वही फीलिंग्स, वही एहसास, वही इमोशन आपने स्टोरीज के माध्यम से अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में जगाना है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, अच्छी स्टोरीज आप बना सकते हैं। ये स्टोरीज आपकी अपनी स्टोरीज हो सकती है, आपकी अपलाइन की स्टोरीज हो सकती है, या आपकी टीम में किसी और की स्टोरीज हो सकती हैं, या किसी क्रॉस टीम की स्टोरीज हो सकती हैं। बट स्टोरीज हैज टू बी ट्रू। झूठी स्टोरीज नहीं बनानी है आपने। ढूंढिए, स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, और इफेक्टिव स्टोरी को ढूंढिए जिसमें इमोशन हो, ड्रामा हो, आहा हो। आहा मीन्स बीच बीच में खुशी के मोमेंट्स भी हो, शॉकिंग चीजें हो। तो वो स्टोरी का इतना पॉजिटिव, इतना शानदार इफेक्ट आने वाला है कि आपका प्रोस्पेक्ट फट से आपको ज्वाइन करेगा। ओके? तो इस चीज को भूलिएगा नहीं कि आपने ज्वाइन करने से पहले क्या फीलिंग आपके मन में आई थी, वो आपको याद रखना है, और उसी तरह की फीलिंग अपने प्रोस्पेक्ट के मन में आपने जगानी। ओके? नाउ, आपका जो बॉस अपलाइन थी, जो भी आप, जिसने आपको प्रोस्पेक्ट किया, उसने आपको एक सफर पर लेके चला, अपनी स्टोरी सुनाई,
अपनी कंपनी प्रोडक्ट वगैरह की स्टोरी जब आपको उसने सुनाई, आप उसके साथ साथ एक सफर पर आप स्टोरी सुनते हैं तो आप ऐसे लगता है ना आपके सामने पिक्चर चल रही है। उसी तरह से आप उस स्टोरी के पार्ट थे, उस सफर में उसके साथ थे। और इसी तरह से आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसी तरह का एक फीलिंग, उसी तरह के सफर में आप उसको लेके चलेंगे और उसको खुशी के पल उसके अंदर नजर आएंगे, उसकी समस्याओं का अंत उसको नजर आएगा इस स्टोरी के अंदर। कि भैया उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम्स आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट कैसे दूर कर सकता है, उस चीज को अगर आप लेके चलेंगे, उस तरह की स्टोरीज आप उसको सुनाएंगे, उसका इंपैक्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, तो यहां पर आपको अमेजिंग सेल्समैन, बहुत बढ़िया सेल्समैन होने की जरूरत नहीं है। द की इज आपको स्टोरीज बढ़िया सुनानी है और इफेक्टिव तरीके से सुनानी है और इमोशंस के साथ सुनानी है। ओके, आपने वही एहसास, वही इमोशन पैदा करना है जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया था। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा, इस चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज करेंगे। ये देखिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, इसको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसकी कोई पीछे की हिस्ट्री रही है, कोई स्टोरी रही है, उसको कोई प्रॉब्लम रही है, इट मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट मे बी फिजिकल प्रॉब्लम, इट मे बी सम डिजीज, कुछ भी हो सकता है। वो उसकी कुछ इच्छाएं रही होंगी, कुछ सपने रहे होंगे। वो सपने जो हैं एक्सटर्नल हो सकते हैं, इच्छाएं वो एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती हैं। वो क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, या उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, कोई दीवार खड़ी है उसके बीच में। अब आपने उस प्रोस्पेक्ट को एक सफर पर लेके चलना है और उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हुए, प्लान के बारे में बताते हुए शॉर्ट शॉर्ट में, और उसको एक रास्ता दिखाना है कि हाँ, अगर इस रास्ते पे आप चलोगे तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, बीमारी है, कुछ भी, जो भी, कि ये प्रॉब्लम इस तरह से दूर हो सकती है। तो जब आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उस व्यक्ति के अंदर एक चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और आप अचीव करते हैं, वो आपकी टीम में ज्वाइन करता है, या आप उसको कुछ प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। तो ये सिंपल सा सफर है, बड़ा छोटा सा सफर है, और इसको तरीके से करना है आपने, स्टोरीज के माध्यम से इमोशनली उसको कनेक्ट करना है। ओके, नाउ आपने देखे होंगे टीवी में एड्स आते हैं, दुनिया भर के आते हैं ना। उसमें क्या होता है, मोस्टली जो अच्छे एड्स हैं उसमें स्टोरीज होती हैं, और उन स्टोरीज में खुशियों के पल दिखाए जाते हैं, सफर, उसमें सफरिंग दिखाई जाती है, उसमें स्ट्रगल दिखाई जाती है, सब कुछ दिखाया जाता है, और अंत में, लास्ट में, एक बड़ा अच्छा रिजल्ट उसमें दिखाया जाता है। और वही चीज देखने वाले व्यूअर के दिमाग में स्टिक कर जाती है, उसको याद रहती है। आपको याद होगा, अक्षय कुमार का एक ऐड आता था थम्स अप के लिए, आलिया भट्ट का एक ऐड आता था कोक के लिए, याद है ना? क्या होता था उसमें? आता था ना ऐसा? तो ये जो एड्स हैं, ये स्टोरीज के माध्यम से या स्टोरीज के बेस पे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि स्टोरीज जो हैं वो याद रह जाती हैं। अब आपको एक चीज बता दूं, गूगल का एक ऐड आता था कुछ साल पहले, अभी तो नहीं आ रहा है। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाया गया है, और वो अपने फ्रेंड, अपने दोस्त यूसुफ को याद करते हैं। वो क्या होता है जरा देखिए, छोटी सी 3 मिनट की तकरीबन फिल्म है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप देखिए स्टोरीज का कैसे शानदार तरीके से यूज किया गया है। ये मैं, ये यूसुफ, लौंडे यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के दरवाजे। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी, और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। जजरिया? मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? याद है ये ऐड? आपको याद आया ये ऐड? कितना शानदार तरीके से इस ऐड को दिखाया है उन्होंने।
की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में हम दोनों झंझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था रहता था, झांकती खिड़की मोर था, एक दौर मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ, ओए यूसुफ, बल्लू, ओए, यूसुफ यार। तो देखा आपने कितने शानदार तरीके से, इमोशनली तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से एक स्टोरी को यूज किया है गूगल ने। इसमें गूगल का कहीं नाम नहीं लिया है, बीच में 2-3 बार गूगल सर्च दिखाई है, बट गूगल का नाम कहीं नहीं लिया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि स्टोरीज का क्या इफेक्ट है। बहुत शानदार इफेक्ट आता है स्टोरीज का जब आप स्टोरीज को ढंग से यूज करते हैं। ओके, नाउ आपने देखा होगा हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं फिल्मों को बनाने में। क्यों इतना खर्च होता है? क्यों? क्योंकि फिल्मों में स्टोरी होती है और वो फिल्में या वो स्टोरीज हमें बरसों बरसों तक याद रहती हैं। और अगर उसी की जगह कोई स्टैटिस्टिक्स होती, कोई फैक्ट्स और फिगर्स होते, हम कब तक याद रख पाते? समझ पा रहे हैं ना? वो फैक्ट्स और फिगर्स याद नहीं रहते हैं, स्टोरीज याद रहती हैं। इंसान को ऊपर वाले ने इसी तरह से बनाया है। तो हमें करना क्या है? हमें स्टोरीज यूज करनी है, मैक्सिमम यूज करनी है उनको। जब हम स्टोरीज के माध्यम से प्रोस्पेक्ट को बात करते हैं तो वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट फील करता है, वो मानसिक तौर पे हमसे जुड़ता है और हमारे फेवर में वो डिसीजन लेता है। इस चीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा या वो हमारी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करेगा। तो आप बताइए कि आगे से आप क्या करेंगे? फैक्ट्स फिगर्स बताएंगे या स्टोरीज सुनाएंगे? स्टोरीज बड़े अच्छे से बनाइएगा। स्टोरीज जितनी अच्छी होंगी उतना बढ़िया काम होगा, क्योंकि स्टोरीज जो हैं वो काम करती हैं, फैक्ट्स लोग भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है फैक्ट्स टेल बट स्टोरीज सेल। तो आपने करना क्या है? सिर्फ बताना नहीं है ना, आपको रिजल्ट चाहिए। तो स्टोरी जो आपकी है वो किस तरह की होनी चाहिए? स्टोरी में एक प्लॉट होता है, एक कहानी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास पूरी कहानी घूमती है। अब आपने कोई 3 घंटे की फिल्म तो दिखानी नहीं है प्रोस्पेक्ट को, उसको मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर कोई स्टोरी 3 मिनट के अंदर ऐसे सुनानी है जिससे कि उस स्टोरी के अंदर की जो फीलिंग है, अंदर जो उसका कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके अंदर क्या चल रहा है या बाहर वो दुनिया में क्या झेल रहा है, उसके क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, क्या ड्रामा हो रहा है स्टोरी में, क्या रुकावटें आ रही है उसको आगे बढ़ने में या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। और फिर ये अपॉर्चुनिटी या ये प्रोडक्ट या आपकी कंपनी किस तरह उसको उस समस्या से निकालती है या उसके ड्रीम्स पूरा करने में उसकी हेल्प करती है। इस तरह से जब आप स्टोरी उसको बना करके सुनाते हैं, और एक्चुअली रियल स्टोरी होनी चाहिए, तो क्या इंपैक्ट आएगा आप खुद समझ सकते हैं। ओके, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं स्टोरी? कोई नया आइडिया आपने पिच करना है, और जब आप अपने कंपनी के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट के लिए नया आइडिया ही है ना ये। आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, स्टोरी सुनाइए। आपने प्रमोशन करनी है कोई चीज की, स्टोरी सुनाइए। आपने अपने आप को पॉपुलर करना है, इन्फ्लुएंशियल बनाना है, स्टोरी सुनाइए। अगर आप स्टोरीज यूज करते हैं तो बिजनेस में और सोशल लाइफ में दोनों में आपको बेनिफिट होने वाला है। ओके, आपकी एक अनफॉरगेटेबल, ना भूलने वाली यूएसपी बनेगी जब आप स्टोरीज यूज करेंगे।
क्योंकि इंसानी दिमाग को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि स्टोरीज उसके दिमाग में चिपक जाती हैं, याद रहती हैं, भूलता नहीं है। ओके। और जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी मार्केटिंग फील्ड में जो टॉप मार्केटर्स हैं, वो स्टोरी टेलिंग को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर यूज करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इमोशनली अटैच करने वाली होती है। तो आपको सीखना है अच्छी स्टोरीज को यूज करना और अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना, अपने बिजनेस के लिए, अपने आइडियाज को सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और स्टोरीज के माध्यम से आप लोगों से वो सब कुछ करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। ओके। तो आपको स्टोरी सुनानी है, मगर स्टोरी जो है आपकी वो कंपेलिंग स्टोरी होनी चाहिए, सामने वाले पे उसका इफेक्ट आना चाहिए। ये नहीं कि 2 लाइन में हाँ मेरा प्रोडक्ट से उसका ये ठीक हो गया, मेरी कंपनी में आके उसने, नो, नथिंग लाइक दैट। इट शुड बी विद अ बिट मोर डिटेल कि भी क्या उसको समस्या थी, क्या परेशानियां आ रही थी, क्यों रास्ता नहीं मिल रहा था, आपके प्रोडक्ट ने या आपकी कंपनी ने या आपकी अपॉर्चुनिटी ने उसको क्या अवसर दिया, क्या मौका दिया, क्या सहारा दिया, या क्या उसकी सपोर्ट की जिससे वो आगे बढ़ पाया। तो ये स्टोरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस तरह से जब आप स्टोरी उसको सुनाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ अटैच होगा और आपके साथ जुड़ेगा। अब जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है इसमें, उनके लिए तो ठीक है। अब थोड़ी सी पार्ट इसका मैं इस प्रेजेंटेशन का उन लोगों के लिए लेके आया हूं कि जो इस बिजनेस से अभी जुड़े हुए नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए 3 सीक्रेट्स हैं, या कोई भी आदमी जो बिजनेस करना चाहता है वो 3 सीक्रेट्स हैं घर से काम करने के लिए या वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। वो 3 सीक्रेट्स क्या हैं सक्सेस के, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ओके। तो आप अपनी स्टोरी बनाइए, बढ़िया सी स्टोरी। बट दोस्तों, चेंज इनएविटेबल है, बदलाव हमेशा आता रहा है और आता रहेगा। तो अगर आप चेंज नहीं होना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते, तो आप बहुत बड़े तकलीफ में आने वाले हैं। और अगर आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग करते आ रहे हैं, तो अभी इस साल में जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को, अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। 2020 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर साल की तरह इस साल भी हैप्पी न्यू ईयर और सब कुछ हुआ। बट आप सब जानते हैं जो पैंडेमिक है, और ये पैंडेमिक अचानक से आया, पूरी दुनिया को इसने ठप कर दिया। बट इसका एक बेनिफिट भी हुआ कि इसमें डिजिटल एक्टिविटी वो शुरू हो गई, जो कि अब ये पूरी डिकेड 2020 से 2030 तक मैसिव डिजिटल एक्टिविटी होने वाली है। और इसका प्रूफ आप देखना चाहते हैं, अमेजोन का बिजनेस बहुत बढ़ गया है। एक जूम का, जिसमें हम और आप ये वेबिनार देख रहे हैं या कर रहे हैं, इसका बिजनेस कई गुना बढ़ गया है। तो ये एविडेंस है इस चीज का कि वक्त बदलाव का है, और इस बदलाव के साथ जो चेंज नहीं होगा, तो मार्केट आउटलुक क्या है आज, चेंज नहीं होगे तो तकलीफ में आ जाओगे। कोरोना वायरस सिचुएशन इंडिया में 37 लाख से ज्यादा नंबर हो चुका है। ओके। लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जाएंगी, और ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है। मगर इससे बड़ी एक समस्या और है, वो है जेब का खाली होना। जब लोगों के बिजनेस बंद होते हैं, जब लोगों की नौकरी जाती है या काम धंधे चौपट होते हैं, तो दोस्त खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या चाहिए, आदमी काम ढूंढता है। जब काम ढूंढता है तो क्या ढूंढेंगे आप इस सिचुएशन में, जबकि इतनी बुरी हालत इकोनॉमी की है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर द जीडीपी इज -23.9%। मिलेगी जॉब आपको? नहीं मिलेगी। जो है जिनकी, उनकी बच जाए, बहुत बड़ी बात है। नई जॉब्स तो फिलहाल भूल जाइए। आने वाले टाइम में क्या होगा ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हो, कोई भी नहीं जानता है। ओके। तो साइड इनकम आदमी करना चाहता है। अब साइड इनकम करने के लिए या तो पार्ट टाइम जॉब करिए और या कुछ और करिए। ये मिस्टर जिम रॉन है, बहुत अच्छे फिलोसफर हुए हैं। इनका एक सजेशन रहा है कि अगर आप ये तरीका यूज करेंगे, इफ यू वर्क इन द मॉर्निंग 6 to 9 फॉर ए लिविंग, अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक या 10 से 5 तक, जो भी आपका ऑफिस टाइम है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, वो करते रहिए, उसको छोड़िए मत। और शाम का जो टाइम है 6 से 9, 3 घंटे, वो अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने के लिए उसमें लगाइए। और इस पैंडेमिक का एक बेनिफिट ये भी हुआ है, कोरोना की वजह से लोगों को वेलनेस के तरफ रुझान हुआ है, वेलनेस की तरफ
अवेयरनेस हुई है। अब हर आदमी खुद को, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है, बीमारी से बचाना चाहता है। ओके, तो आप जानना चाहते हैं क्या 3 सीक्रेट हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो पहला सीक्रेट है कि सेलिंग का जो सिस्टम है वो बदल गया है। पहले कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए कोल्ड कॉल्स की जाती थी। कोल्ड कॉल्स करते करते कुछ लीड्स आती थी, लीड्स में से फिर थोड़ी बहुत सेल हो पाती थी। अभी सोशल सेलिंग का जमाना आ गया है। सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब जो हैं प्लेटफॉर्म्स, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग जा रहे हैं और यहाँ प्रेजेंस बहुत बढ़ रही है। तो वहां पर आप लोगों के साथ कनेक्ट करिए, उनके साथ एंगेज करिए, उनको एजुकेट करिए अपने प्रोडक्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उसके माध्यम से अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। इसका जो बेस है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपने कोई प्रोडक्शन करनी है, ना आपने प्रोडक्ट्स का कोई स्टॉक रखना है। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो कस्टमर है, उन दोनों के बीच में एक पुल का काम करना है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज का काम आपने करना है। तो आपका कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो मैन्युफैक्चरिंग का है, ना स्टॉक इकट्ठा करने का है, ना जगह चाहिए, ना स्टाफ चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो करना क्या है आपको? ना आपको ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करनी है, ना आपको कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैंडल करनी है। एग्जांपल जानना चाहते हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनीज इसी फॉर्मेट पे चल रही है। Amazon, ओयो रूम्स, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी। अब Amazon अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। मेरे और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग Amazon पे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, और करोड़ों अरबों लोग Amazon पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो खरीदने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है, बीच में Amazon का प्लेटफॉर्म है जो अपना कमीशन काट करके और सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को पेमेंट भेज देता है। आपको मान लो कढ़ाई पनीर खाना है, कढ़ाई पनीर आपने जोमेटो पे किसी को ऑर्डर किया, किसी रेस्टोरेंट को ऑर्डर जाता है थ्रू जोमेटो। अब आप जोमेटो को पेमेंट कर रहे हैं, वो आगे ऑर्डर प्लेस कर रहा है जोमेटो वाला रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट सप्लाई आपको कर रहा है, आप पेमेंट जोमेटो को दे रहे हैं, जोमेटो अपना कमीशन काट के रेस्टोरेंट को पेमेंट कर रहा है। तो बीच में उसकी कमीशन जोमेटो की खड़ी हो गई, जबकि ना उसने कढ़ाई पनीर बनाया, ना उसने कढ़ाई पनीर बेचा। रेस्टोरेंट बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, बीच में कमीशन बन रहा है जोमेटो का। इसी तरह स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, ये सब इसी सिस्टम पे चल रहे हैं। तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट या तो ना हो, और हो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। ओके, नाउ दूसरा जो सीक्रेट है सक्सेस का, आपको बिजनेस ऐसा चुनना है जो आप सीख सकें, कर सकें और लोगों को सिखा सकें। लर्न, डू एंड टीच, दिस इज द सेकंड सीक्रेट। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इवन लर्निंग के टाइम पे भी आप अर्निंग कर रहे होते हैं। जब आप सीख रहे होते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं, और जब करते हैं तो डेफिनेटली कमाते हैं, और जब लोगों को आप टीच करते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं। ओके, नाउ तीसरा जो इसका सीक्रेट है कि जो भी आप बिजनेस चूज करें, उस बिजनेस में पैसिव इनकम का स्कोप होना चाहिए। अब पैसिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है जहां आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। जब आप काम करते हैं आपको पैसा मिलता है, आप काम नहीं करते आपको पैसा नहीं मिलता, वो एक्टिव इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। ओके, पैसिव इनकम वो है जहां आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इनकम आपको आती है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर के रेंट पे दे दी, आपने एक बार एक काम किया, प्रॉपर्टी खरीदना और रेंट पे देना, अब आपको हर महीने रेंट आ रहा है। आपने एफडी करा दी बैंक में, हर महीने इंटरेस्ट आ रहा है। आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसमें आपको डिविडेंड आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, और एप्रिसिएशन होगी वो अलग है, या रॉयल्टी आ रही है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो पैसिव इनकम होती है। अब ये पैसिव इनकम किस में आ सकती है? इसके अलावा बिजनेस में आ सकती है, मगर वो किस बिजनेस में? जो बिजनेस एक सिस्टम के बेस पे चलता है। ओके, तो वहां पे सिस्टम काम करता है, बिजनेस चलता है, आप काम नहीं करते और पैसा आपको आता रहता है। ओके, इसका एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि डायरेक्ट इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है। आपको भूख लगी, आप मार्केट गए, एक ब्रेड लेके आए, आपने ब्रेड खाई, ब्रेड भी खत्म, आपकी भूख भी खत्म। अब आपको फिर भूख लगेगी, आप फिर मार्केट में जाएंगे, फिर ब्रेड लेके आएंगे, या आपकी मैडम रोटी बनाएंगी और आप खाएंगे। ठीक है ना? तो इधर भूख खत्म, इधर रोटी खत्म। तो आप जितना मतलब कुआं खोदा पानी पिया, कुआं खोदा पानी पिया, कुआं खोदा पानी पिया, कब तक खोदोगे दोस्त?
कोई कुआं ऐसा होना चाहिए ना, एक बार खोद दिया और पानी निकालते रहो उसमें से, होना चाहिए ना ऐसा। अब पैसिव इनकम में क्या है कि मान लो एक किसान है, वो खेती करता है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वहां पर, वो थोड़े से बीज डालता है, बहुत सारी फसल होती है, और उसके बीच में वो अगर फ्रूट्स के दूसरे पेड़ लगा देता है, उस 6-7-8 साल में जब वो पेड़ फल देने लगता है, तो वो जो फलों से इनकम हो रही है, फ्रूट से इनकम हो रही है, वो उसकी पैसिव इनकम है। उसने कुछ नहीं किया, उसके लिए पेड़ एक बार लगाया, अब हर साल वो हर सीजन में फ्रूट्स निकाल रहा है, बेच रहा है, वो उसकी पैसिव इनकम है। इसी तरह से आपका बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है अगर वो सिस्टम के बेस पे चल रहा हो तो। ओके, अब कैसा रहे अगर ये तीनों चीजें, ये तीनों जो सीक्रेट्स हैं, ये एक ही बिजनेस में मिल जाए, एक ही पैकेज में मिल जाए तो अच्छा रहेगा ना। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है? वो बिजनेस है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आपको एक्टिव इनकम भी है और पैसिव इनकम भी है, सोशल सेलिंग भी है, और लर्न डू टीच वो भी है, सब कुछ है इसके अंदर। और फिर मजे की बात क्या है कि इसको आप पार्ट टाइम करिए, स्पेयर टाइम में करिए, फुल टाइम में करिए, अपने जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ शुरू करिए। ग्रेजुअली अगर आपको लगे कि हाँ मेरी ये बहुत अच्छी इनकम हो रही है तो आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं फुल टाइम। ओके, एक ऐसा बिजनेस जो बिल्कुल निल या बिल्कुल नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट के साथ। आप ये वेबिनार कहाँ सुन रहे हैं? कुछ लोग लैपटॉप पे सुन रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल पे सुन रहे होंगे। अगर उतनी सी इन्वेस्टमेंट में आपका कोई बिजनेस शुरू हो सकता है जितना कि आपने उस मोबाइल को खरीदने में या उस लैपटॉप को खरीदने में लगाया, तो कैसा रहेगा? तो कोई रिस्क नहीं है इसमें। ओके, फिर ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है, लाखों करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप कमा ही लेंगे, डिपेंड्स, आप अगर अच्छे से काम करेंगे आप करोड़ों कमा सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि ये घर से किया जा सकता है बिजनेस। आपको ना स्टाफ चाहिए, ना आपको स्टॉक चाहिए, ना इसको करने के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए। एक ऐसा बिजनेस जो आपको लीवरेज देता है। अब लीवरेज क्या है? Leverage is using other people's money, other people's idea and other people's efforts to earn your income. पैसा किसी का, मेहनत किसी की, आइडिया किसी का, इनकम आपकी, काम कोई और कर रहा है ना मजेदार चीज? ये चीज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, जिसको लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रही है बात? अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो जिस सज्जन ने, जिस व्यक्ति ने आपको ये वेबिनार देखने के लिए इनवाइट किया है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आगे बताएंगे और आपको ज्वाइन करवाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट आए हैं, किसी ने आपको इस पर इन्वाइट नहीं किया, तो दोस्त उससे पहले एक चीज बता दूं, हमारी जो टीम है उसमें ऑलरेडी 2000 से ज्यादा मिलियनियर्स हैं। जी हाँ, मोर देन 2000 मिलियनियर्स। तो ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है जरूर बनना चाहेंगे। तो आइए मिलकर एक पाइपलाइन बनाते हैं, और उस पाइपलाइन का हिस्सा आप बनने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9650274066। नंबर आपके स्क्रीन पर है, और मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं 9650274066। ओके, थैंक यू ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वेबिनार।